चलो ठीक है। आज के लेक्चर में हम बेसिकली लास्ट लेक्चर का कंटिन्यूएशन है, ब्लॉकचेन के ऊपर ही है आज का लेक्चर भी। तो जितने भी लोगों को क्रिप्टो करेंसी पता है, ब्लॉकचेन के बारे में पता है, ठीक है, तो उन्होंने ये नाम जरूर सुने होंगे, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक। ये दो नाम क्रिप्टो करेंसी दुनिया में बड़े फेमस हैं, ठीक है। किसी को आइडिया है प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है? आपने कितना काम किया, कितने माइंस करे? हाँ करेक्ट। जो माइनर होते हैं ना, माइनर किस चीज को फॉलो करते हैं? प्रूफ ऑफ वर्क। किसी ने माइन किया है तो उसके पास पूरा प्रूफ होता है कि मैंने माइन किया था, मैंने अपनी कंप्यूटर की एनर्जी लगाई, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, उसके बेसिस पे मुझे रिवॉर्ड मिला है। तो उस बंदे के पास किस चीज का प्रूफ है? प्रूफ ऑफ वर्क, कि उसने काम किया है कुछ, और उसके बेसिस पे उसने क्या वहां पे नंबर्स क्या दिखाएगा? इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का। तो वो होता है प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये एक रिवॉर्डिंग सिस्टम है। अब एक और रिवॉर्डिंग सिस्टम होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, वो होता है प्रूफ ऑफ स्टेक, ठीक है। अब प्रूफ ऑफ स्टेक समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल यूज कर रहा हूं यहाँ पे। ये ब्लॉकचेन के यूजर्स हैं, ठीक है। इसमें एक यूजर है मैरी, ठीक है। अब मैरी के पास बिटकॉइन भी है, बिटकॉइन एक करेंसी है, ठीक है। वैसे सिमिलरली एक एल्गोरैंड है, तो एल्गोरैंड भी एक क्रिप्टो करेंसी है। तो उसके पास दोनों कॉइन्स हैं यहाँ पे, बिटकॉइन भी वो कंटेन करती है, एल्गोरैंड भी कंटेन करती है। मैरी तो बढ़िया अमीर है। ठीक है। अब बिटकॉइन काम करता है प्रूफ ऑफ वर्क में, एल्गोरैंड काम कर रहा है प्रूफ ऑफ स्टेक पे। तो दोनों के जो कंसेंसस मैकेनिज्म है वो ब्लॉकचेन्स के अलग अलग हो सकते हैं। कंसेंसस मैकेनिज्म क्या था, किसी को याद है? मेजॉरिटी। हाँ, कोई बताएगा मेजॉरिटी में क्या? लेकिन कंसेंसस ज्यादा लोग एग्री कर लो। 51% अगर मैंने ब्लॉकचेन के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करी तो मेरी ब्लॉक को इनवैलिडेट करार दिया जाएगा, और वो कौन बताएगा मुझे? मेजॉरिटी ऑफ द लोग बोलेंगे। अगर 51% लोगों ने या उससे ज्यादा लोगों ने बोल दिया कि मेरी ब्लॉकचेन इनवैलिड है, तो वो ब्लॉकचेन आगे नहीं जाएगी। तो ये होता था कंसेंसस मैकेनिज्म। कंसेंसस रूल करके बताया था मैंने लास्ट क्लास में, ठीक है। तो दोनों ब्लॉकचेन अलग अलग काम करती है, अलग अलग सेट ऑफ रूल्स पे काम करती है। और अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं जैसे बिटकॉइन का और एल्गोरैंड का। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं यहाँ होता क्या है। प्रूफ ऑफ वर्क में फिर से रिपीट कर रहा हूं, लास्ट क्लास में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, माइनर्स क्या करता है? कंप्यूटर का यूज करके ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करता है, और वो वैलिडेशन इतना इजी नहीं होता, वहां पे बहुत ज्यादा कंप्यूटर की पावर लगती है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स को सॉल्व करना होता है कंप्यूटर ने। तो इट्स अ टफ प्रोसेस। और उसके बाद जो इसको फाइनली सक्सेसफुली मतलब वैलिडेट कर देता है, उसको एज अ रिवॉर्ड में क्या मिलता है? उस माइनर को बिटकॉइन मिलता है। यही पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में कि पूरा इतना काम करेगा, कंप्यूटेशन करेगा, उसके बाद लास्ट में जो भी वैलिडेट करके नया ब्लॉक ऐड करने वाला होता है उसको क्या मिल जाता है? यहाँ पे कॉइन मिल जाता है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रूफ ऑफ वर्क में इसको प्रूफ ऑफ वर्क बोला जाता है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे? तो प्रॉब्लम ये है कि जिसने इन्वेंट किया था क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन, बिटकॉइन जिसने इन्वेंट किया था सतोशी नाकामोटो ने, उसने कुछ इस तरीके से कोड कर रखा है कि जितने ज्यादा लोग इस नेटवर्क से जुड़ेंगे उतने ज्यादा ना यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी इस कोड की। यानी कि जितना जितना टाइम बढ़ेगा तो बिटकॉइन को माइन करना उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। तो उसने इस तरीके से बनाया था, जितने ज्यादा लोग आ जाएंगे उतना ही टफ ये एल्गोरिथम होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब माइनिंग जब स्टार्ट हुआ था बहुत अट्रैक्टिव था, बड़ा ल्यूक्रेटिव ऑफर था, माइनर जुड़ते चले गए। तो उससे क्या हुआ? इस पूरे प्रोसेस को सॉल्व करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो गई? यहाँ पे बढ़ गई, टफ हो गया ना। तो टफनेस की वजह से यहाँ पे दिक्कत क्या आई फिर? अब माइनिंग एज अ रिजल्ट एक्सपेंसिव है। किसी बंदे ने 2009 में माइनिंग स्टार्ट की होगी तो उसकी इतनी पावर यूज नहीं होती थी, बिल कम आता होगा। लेकिन अगर आप आज बिटकॉइन माइनिंग शुरू करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा हैवी आएगा, 2009 के लेवल जैसा नहीं आएगा। और अगर आप 10 साल बाद स्टार्ट करोगे माइनिंग तो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको वो। तो जितना आप लेट स्टार्ट करोगे वो एक्सपेंसिव होता चला जाएगा। अब एक यहाँ पे प्रॉब्लम और आती है। मान लो मेरे पास है एक छोटा सा लैपटॉप, मैं इसको माइनिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी मैं भी फूक रहा हूँ, बट मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। अब एक कंपनी है बहुत बड़ी, मैं एग्जांपल देता हूँ IBM का। अब IBM के पास तो सुपर कंप्यूटर्स हैं,
तो IBM बोलेगी पूरी दुनिया को ऐसा है, तुम लोग साइड हटो, अपने अपने लैपटॉप से खुश रहो, मेरे पास सुपर कंप्यूटर है, मैं माइन करने लग जाती हूँ आज से। तो उससे फिर होगा क्या, कंट्रोल किसके हाथ में चला जाएगा, IBM के हाथ में चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक ही डिसएडवांटेज है प्रूफ ऑफ वर्क की, कि अगर बड़ी कंपनी कोई आ गई और उसने बहुत हाई सुपर कंप्यूटर्स या बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स लगा दिए, तो उसमें क्या हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा माइनिंग फिर कौन कर रहा होगा, वो बड़ी कंपनी कर रही होगी। तो माइनिंग एक तरीके से सेंट्रलाइज हो सकता है उन लोगों की वजह से, जो ब्लैक रॉक वगैरह वजह से। हाँ, जैसे कोई बड़ी कंपनी आती है, वो कहते हैं हम बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगा देते हैं। बट इन फ्यूचर अगर जैसे ब्लैक रॉक इतना सारे बिटकॉइन ले रहा है तो वो कर सकते हैं सेंट्रलाइज। हाँ, लेकिन ब्लैक रॉक नहीं करेगा क्योंकि वो फाइनेंशियल वो है ना, फंड मैनेजर। हाँ, फंड मैनेजमेंट कंपनी है। जैसे अभी मैंने एक नाम लिया था आयरन का, अगर किसी को याद हो, सेमिनार में मैंने एक स्टॉक बताया था, आयरन एक स्टॉक है। तो वो लोग क्या करते हैं, स्पेशली कई सारी कंपनीज ऐसी बन गई है जिन्होंने कंप्यूटर परचेज ही इसीलिए किया कि उन्हें माइनिंग ही करनी है फुल टाइम, पूरे लाइफ टाइम अब। तो अगर कोई कंपनी बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स, बहुत अच्छे लेवल के कंप्यूटर्स लेके आ जाए, तो क्या हम जैसे छोटे लोगों का क्या होगा फिर, माइनस का, हमें तो कभी प्रॉफिट मिल ही नहीं पाएगा ना फिर, है ना। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एक डिसएडवांटेज है प्रूफ ऑफ वर्क की, ठीक है। एक सबसे भारी नुकसान क्या होता है बिटकॉइन माइनिंग का, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप अच्छे लेवल के कंप्यूटर्स 24 घंटे 7 दिन चला के रख रहे हो, तो उससे क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी यूज हो रही है, और वो एनर्जी क्या हो रही है, वेस्ट जा रही है। और इसको सिर्फ एनर्जी मत समझो, ये लैपटॉप हीट भी रेडिएट करता है, तो एनवायरनमेंट को क्या हो रहा है, इससे नुकसान भी हो रहा है। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रहा मैं अपने अर्थ में, मैं हीट भी रेडिएट करवा रहा हूँ इससे, ठीक है। तो एक तरीके से ये इसका डिसएडवांटेज है प्रूफ ऑफ वर्क के। अब प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक में और प्रूफ ऑफ वर्क में फर्क क्या है। तो प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या बोलते हैं यहाँ पे, कि जिसके पास ज्यादा से ज्यादा कॉइन होंगे उस नेटवर्क के, उसको उन बंदों में से किसी एक को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और उससे हम माइनिंग करवाएंगे या वैलिडेशन करवाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या होता था, सिर्फ 3 BTC के लिए करोड़ों लोग एक ही एल्गोरिथम को बार बार रन कर रहे हैं, तो एनर्जी क्या वेस्ट हो रही है वहां पे, वेस्ट हो रही है कि तो जीतेगा तो एक ही, लेकिन करोड़ों कंप्यूटर एनर्जी फूकने में लगे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी इस अर्थ की खराब कर रहे हैं, और जितनी हीट जो रेडिएट कर रहे हैं वो भी वेस्ट जा रही है। तो लाखों करोड़ों कंप्यूटर लगे हुए हैं सिर्फ 1 बिटकॉइन को माइन करने के लिए या 3 बिटकॉइन को माइन करने के लिए, और एनर्जी वेस्ट जा रही है। बट इस केस में क्या होगा, प्रूफ ऑफ स्टेक बोलता है कोई एक ही करेगा वैलिडेट, बाकी सब अपने कंप्यूटर को साइड रख दो, किसी एक को मौका मिलेगा। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी वेस्टेज कम होता है, समझ रहे हो। करोड़ों लोग मिलके एक टास्क कर रहे हैं, बजाय इसके किसी एक बंदे को ही बोलेंगे कि भाई तू ही कर वो टास्क वैलिडेट करने की ट्रांजेक्शन। तो ज्यादा सुनने में इफेक्टिव कौन सा लग रहा है एनर्जी कंजप्शन के बेसिस पे अगर देखा जाए, प्रूफ ऑफ स्टेक लग रहा है, राइट। बट ये तो बाकी लोगों के लिए तो नेगेटिव पॉइंट है। मेरे पास अगर स्टेक है ही नहीं और मुझे माइनिंग करनी है, मुझे मौका ही नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए आपको, ये भी यहाँ डिसएडवांटेज ही है इसका, ये भी डिसएडवांटेज है इसका। बट यहाँ बेनिफिट क्या है, एनर्जी कंजप्शन लो हो गई ना, हाँ, एनवायरनमेंट ही बच रहा है। करोड़ों कंप्यूटर 24 घंटे लगे नहीं हुए एक ही टास्क करने में, कोई एक ही बंदा लगता है एक टाइम। एनवायरनमेंट इन देगा, बिटकॉइन क्या करोगे। लेकिन इसमें तो फिर डिसएडवांटेज भी है कि हाँ, उससे गलत लास्ट पे चलेंगे, इसने गलत माइन कर दिया। हाँ, ये मैं बताता हूँ, ये नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, चलो माना मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे कॉइन्स हैं उस ब्लॉकचेन के, ठीक है, बट जरूरी नहीं कि मैं ही सिलेक्ट होऊंगा वहाँ पे, मेरे जैसे और भी काफी हैवी कॉइन्स लेके लोग बैठे हुए हैं, तो रैंडम सिलेक्शन होगा पहली पॉइंट। तो ये कोई किसी को फेवर नहीं करता कि एक ही बंदे को ही मौका मिलेगा, नहीं, किसी को भी मिल सकता है। इवन तो आपके पास काफी लेवल में क्रिप्टो करेंसीज हैं, बट कोई एक ही चूज होगा। पहली चीज ये है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगा दोबारा से, वही जो मैरी थी स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल लिया था, जिसके वो दोनों थे। हाँ, दोनों थे, बिटकॉइन भी था और एल्गोरेंट भी था। तो अब यहाँ पे 3 लोग अपने अपने पैसे लेके आते हैं इस ब्लॉकचेन के, एल्गोरेंट का एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, तीनों के पास अच्छे हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे एल्गोरेंट के कॉइन्स हैं। इन तीनों में से हम किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, इस बंदे का नाम है जेम्स, मान लो ये सिलेक्ट हो जाता है, तो जेम्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी कि अब मैरी ने जो ट्रांजेक्शन करी आप उसको वैलिडेट करो,
माइनिंग। हाँ, माइनिंग का मतलब होता है नए कॉइन्स लेके आना, और यहाँ पे वैलिडेशन चलती है। कई कॉइन्स ना पहले से ही माइंड है, वो सारे सर्कुलेशन में, उनको माइन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करना पड़ेगा। फर्क समझ रहे हो आप क्या होता है दोनों में? माइनिंग का मतलब वो सप्लाई में आई नहीं है, तो हमें माइन कर करके निकालना पड़ रहा बस है। वेरीफाई करना ट्रांजैक्शन की। हाँ, सही यहाँ होगी पे कि सारे गलत है। सर्कुलेशन में ही है, तो आपको बस वेरीफाई करना है कि ट्रांजेक्शन सही है कि नहीं है। अब क्या होगा? ब्लॉकचेन जैसे। हम्म? ब्लॉकचेन ही तो है। हाँ, सब ब्लॉकचेन का एग्जांपल है। मुद्रा में है वो। चलो, अब प्रूफ ऑफ स्टेक में यहाँ पे दिक्कत, प्रूफ ऑफ स्टेक का फायदा देखो कैसे होता है। जो बंदा यहाँ पे वेरिफिकेशन करेगा, वैलिडेशन करेगा, उसको अपने कॉइन्स यहाँ पे स्टेक करने होंगे। स्टेकिंग का मतलब होता है पहले उसको अपने जितने भी कॉइन्स हैं उनको ब्लॉकचेन को देना पड़ेगा और लॉक करना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी, एज अ कोलेटरल। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होता है वो आगे बताता हूँ। मान लो उसने उस नोट के साथ या उस ट्रांजेक्शन के साथ कुछ छेड़खानी करने की कोशिश करी, तो उसको क्या पेनल्टी भरनी पड़ेगी? ये पैसे उसके छीन लिए जाएंगे उससे। हाँ, तो इससे क्या होता है, कोई छेड़खानी करने की कोशिश नहीं करेगा, तो ये सिक्योरिटी भी ऐड करता है प्रूफ ऑफ स्टेक। समझ लो, कोई जिसके पास बंदा बहुत अच्छे लेवल के कॉइन्स है और वो छेड़खानी करने आ रहा है, तो वो क्यों अपने कॉइन्स को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करवाना चाहेगा? उसको नुकसान हो रहा है। बट प्रूफ ऑफ वर्क में ऐसा नहीं होता था। प्रूफ ऑफ वर्क में अगर मैं छेड़खानी करना चाहूँ तो बस मेरी ब्लॉकचेन को इनवैलिडेट किया जाता था, बट मुझे पेनल्टी नहीं मिलती थी कुछ भी। यहाँ पे लोगों को पेनल्टी मिलेगी अगर वो छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होता है, सिक्योरिटी ऐड हो जाती है प्रूफ ऑफ स्टेक में। समझ में आया ये चीज? बट सर ये तो मशीन जो होती है ना, लाइक कंप्यूटर। हाँ। अब हाँ। कंप्यूटर से कुछ बाय मिस्टेक हो गई, लाइक मैं करना नहीं चाहता लेकिन कंप्यूटर ने कर दिया, तो फिर तो मेरा लॉस हो गया। नहीं 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 नहीं, देखो एंड ऑफ द डे ये भी वही कंसेंसस मैकेनिज्म यहाँ पे भी आएगा। 51 मेजोरिटी ऑफ द रूल। मेजोरिटी को क्या लगता है कि इस बंदे ने ट्रांजेक्शन सही करी है कि नहीं? मान लो कंप्यूटर ने गलती कर दी, बट फिर भी मेजोरिटी से पूछा जाएगा कि क्या ये सही है क्या गलत है। अगर मेजोरिटी ने बोल दिया ये गलत नोट थी, गलत वेरिफिकेशन हुई है, तो इस बंदे का ये जितना भी उसने स्टेक किया था पैसा जीरो कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है ना, सिक्योरिटी मिल गई ना, कोई ब्लॉकचेन के साथ छेड़खानी नहीं करने आएगा फिर। हाँ, क्योंकि उसका पैसा बढ़ जाएगा। अच्छा, व्हाट इफ अगर उसने सही वैलिडेट कर दिया तो क्या होगा? फिर इसको रिवॉर्ड मिलेगा, यहाँ पैसा, उसको पैसा मिलेगा। और कौन सा पैसा मिलेगा? ट्रांजैक्शन फीस मिलेगी इसको सारी। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी एक वही सेम सिचुएशन आ जाती है कि अगर कोई एक बंदा जिसके पास बहुत हैवी सप्लाई है उस कॉइन्स की, वो अगर वैलिडेटर बन गया तो क्या होगा यहाँ पे? तो एक तरीके से वो बाकियों का कंपटीशन खत्म कर देगा ना, बार बार उसी भी हो सकती है ना सर। मैनिपुलेशन भी हो सकती है, और वो बंदा बार बार आता रहेगा लिस्ट में कि मैं ट्रांजेक्शन कर मतलब वैलिडेट करता रहूंगा। तो ये भी इसका एक प्रॉब्लम है, जो दोनों में ही प्रॉब्लम है, प्रूफ ऑफ वर्क में भी है, इसमें भी है। इसको सही करने का चांस नहीं। इसको सही करने का कोई चांस नहीं है, बस वही रैंडमाइजेशन है कि रैंडम ही वो सिलेक्ट करता है। अब रैंडम इज रैंडम, मतलब क्या पता इसी बंदे को 2 बार मिल जाए, जेम्स को ही। ठीक है, तो ये एक इश्यू है लेकिन इसमें। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसकी एक समरी है यहाँ पे, प्रूफ ऑफ वर्क वर्सेस प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता था कि माइनिंग कैपेसिटी, आप माइन कितना कर पाओगे, ये किस पे डिपेंड करता था? आपकी कंप्यूटेशन पावर पे। यानी जितना अच्छा कंप्यूटर होगा, जितनी अच्छी क्वालिटी का या सुपरफास्ट कंप्यूटर लेके आओगे, माइनिंग आप उतना अच्छा कर सकते हो। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है, जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है कि आप कितना पैसा स्टेक कर पाओगे। वो कंप्यूटर पे नहीं डिपेंड करेगा आपके, वो डिपेंड करेगा आपके पैसों पे। आपके पास ज्यादा पैसा है तो ही आप स्टेक कर पाओगे। सेकंड, यहाँ पे जब आप माइनिंग कर लेते हो क्या रिवॉर्ड मिलता है आपको? यहाँ पे बिटकॉइन मिल जाता है। वहां पे आपको क्या मिलता है? सिर्फ फीस मिलती है। ठीक है, पर वो फीस भी अच्छे खासे लेवल की होती है, ऐसे नहीं है मतलब कि कम मिलता है, फीस भी अच्छी खासी होती है। सेकंड, ये दोनों में कॉमन है 51 वाला कि 51% अगर मेरे पास मेजॉरिटी ने मना कर दिया तो मेरी यहाँ पे ब्लॉकचेन वैलिडेट नहीं हो पाती। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, सेम वही रूल चलेगा कि अगर 51 लोगों ने मना कर दिया तो आपकी जितनी भी वैलिडेशन आप कर रहे हो गलत मानी जाएगी। ये जो एक टेबल बना हुआ है यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे कॉस्ट ऑफ अटैक की, तो जो बंदा अटैक करता था इस वाले प्रूफ ऑफ वर्क में, उसको अटैक करने की कॉस्ट क्या देनी पड़ेगी?
पहला उसका हार्डवेयर लगेगा, दूसरा उसका इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, है ना। उसको नुकसान क्या हो रहा है, उसने कंप्यूटर खरीदा वो उसका नुकसान है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी यूज की उसका वो नुकसान है, और कुछ पेनल्टी तो नहीं लगी ना उसको। बट यहाँ पे अगर कोई अटैक करेगा तो उसको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, पेनल्टी मिलेगी। जो उसने स्टेक करे हैं कॉइन्स अपने, वो उससे जीरो कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ जाती है। सुनने में कौन सा इफेक्टिव लग रहा है वैसे? प्रूफ ऑफ स्टेक ना, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि ब्लॉकचेन में और क्रिप्टो में ये प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक बहुत बार आता है और लोगों को नहीं समझ में आता है इन दोनों के बीच में फर्क। लोगों को समझ ही नहीं आती टर्म्स होती क्या है। यूट्यूब में भी हजारों वीडियो हैं लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं इनको। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। प्रूफ ऑफ स्टेक में हम न्यू बिटकॉइंस माइन नहीं कर पाएंगे ना? बिटकॉइन प्रूफ ऑफ स्टेक में वर्क ही नहीं करता, प्रूफ ऑफ वर्क पे बंद करता है वो। अच्छा, अगर आपने कोड कर दिया ना तो वो उसी के साथ ही मतलब जाएगा। अगर आपने प्रूफ ऑफ वर्क कोड किया है तो उसी को ही फॉलो करेगा, ऐसे चलता है यहाँ पे, ठीक है। कोई और डाउट है यहाँ तक? 3 ही टॉपिक पढ़ाऊंगा आज, उनमें से पहला ये ओवर हो गया। नेक्स्ट है, ये टर्म भी बहुत सुनोगे आप क्रिप्टो करेंसी में, हार्ड फॉर्क और सॉफ्ट फॉर्क, ठीक है। अब एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। मान लो हर चीज के ना 2 फ्यूचर होते हैं। ये बच्चा है यहाँ पे, ये स्कूल इसने यहाँ पे दिखा रखा है, जल्दी खत्म हो गई इसकी। ठीक है। अब यहाँ पे इसने एक फ्यूचर देखा, लेट्स से इन कॉन्ट्रास्ट विद स्कूलिंग। इसने सोचा कि मेरे यहाँ पे फ्यूचर क्या होगा अगर मैं स्कूलिंग करूंगा, और अगर मैं स्कूलिंग नहीं करूंगा तो मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो हर चीज के 2 रास्ते खुल जाते हैं। अगर वो स्कूल जाएगा तो उसका डिफरेंट फ्यूचर होगा, स्कूल नहीं जाएगा तो डिफरेंट फ्यूचर होगा। सिमिलरली रिलेशनशिप में भी ऐसे ही होता है, शादी में भी ऐसे होता है। अगर हम किसी से शादी करते हैं तो वो एक अलग पाथ हो जाएगा, उससे शादी नहीं करेंगे तो वो डिफरेंट फ्यूचर हो जाएगा, राइट। सेम गोज विथ एवरी डिसीजन जो भी हम एज अ ह्यूमन बीइंग लेते हैं, हर चीज के 2 रास्ते बनते हैं। अब इसी चीज को यहाँ पे ब्लॉकचेन में भी यूज किया जाता है, इसी कॉन्सेप्ट को। इसको बोलते हैं फॉक्स। फॉक क्या होता है कि आप कोड में चेंज कर रहे हो, तो जब आप कोड में चेंज करोगे तो ब्लॉकचेन के 2 रास्ते बन जाते हैं, 2 अलग अलग टाइप के रास्ते बनेंगे, ठीक है। अब फॉकिंग जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक हार्ड फॉक है और सॉफ्ट फॉक है, ठीक है। अब सॉफ्ट फॉक को मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या मतलब होता है यहाँ पे, कि फॉर एग्जांपल जैसे आईफोन है या कोई भी मोबाइल है, उस पर हम अगर उस पर अपडेट ले लें, लेट्स से अभी जो भी अपडेट लेटेस्ट चल रही हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 13th है, कोई iOS अपडेट है 13th, तो मैं 13 अगर मैंने अपडेट कर लिया, क्या मैं 6 वाले पे रिवर्ट कर पाऊंगा वापस दोबारा से? नहीं। क्या मैं 7 वाले अपडेट पे रिवर्ट कर पाऊंगा दोबारा से? नहीं, है ना। तो मेरे पास 2 रास्ते थे, मैंने उनमें से किसी एक को चूज कर लिया, दूसरा मैं दोबारा से वापस रिवोक नहीं कर पाऊंगा। पहले करते थे, अगर मैं इंस्टॉल ही ना करूं, सबको नहीं आता पहले के है। टाइम में नहीं, पहले के टाइम पहले भी नहीं होता। नहीं, पहले तो मैं करता हूँ। 5S पहले जब 7 तक था ना, हाँ। तब आईफोन को आप हाँ। 7 से 6 वर्जन करते थे, 5 वर्जन में वो करते थे। डाउनग्रेड कर सकते थे। डाउनग्रेड कर सकते हो होंगे, जाता और ज्यादा। ठीक है, बट मैं एज एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप नहीं कर सकते। बट मैंने एज एग्जांपल यूज किया, मे भी कर नहीं सकते हो, बट एग्जांपल यूज कर रहा हूँ कि अगर मैंने अपग्रेड कर लिया इस वाले सिस्टम पे, अगर मैं विंडोज 95 चलाना चाहूंगा तो मैं करना चाहूंगा क्या उसको? नहीं। अगर यहाँ पे जो भी विंडो चल रही है 10 चल रही है तो मैं उसको 10 ही रहने दूंगा, मैं 95 में दोबारा नहीं जाऊंगा लौट के। तो मेरे पास हर चीज के 2 रास्ते होते हैं, या तो मैं पुराने वाले के पास वापस जाऊं या मैं एक नया रास्ता बनाऊं। तो सॉफ्ट फॉर्क में क्या होता है कि आप जब भी कोई चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो हम पुराने वर्जन को यूज नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं सॉफ्ट फॉर्क, ठीक है। इसका एग्जांपल दूंगा मैं, ये क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले तो कंपलसरी है, पुराना वर्जन तो पीछे का नहीं यूज करते हैं। पीछे का यूज नहीं कर पाओगे आप, पुराने वर्जन को यूज ही नहीं कर पाओगे एक बार अपडेट हो गया तो, ठीक है। अब यहाँ पे हार्ड फॉक जो होता है, तो हार्ड फॉक में क्या होता है कि आप नए वाले को भी यूज कर सकते हो, पुराने वाले को भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई ऐप होती है, ठीक है, आपको उस ऐप का वर्जन अच्छा नहीं लग रहा, तो आप प्ले स्टोर पे जाके नई वाले अपडेट भी कर सकते हो, और एल्स आपके पास ऑप्शन है आप अपडेट नहीं करो तो आप पुराना वाला भी यूज कर सकते हो। और उससे पुराना वर्जन अगर आपको चाहिए
तो आप जितने भी और भी वेबसाइटें होती हैं, पता है कंपनियां जो जैसे एप्पल कंपनी है वो हमेशा एक बेटा वर्जन निकालती हैं, ठीक है। उससे क्या होता है जैसे आपको फ्यूचर में आपको नया अपडेट देखना हो कैसा है, कैसा रिवॉर्ड कैसा है, उसका फीचर्स क्या है, तो आप उस बेटा वर्जन को अपडेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपका 9 है तो सीधा 10 हो जाएगा, फिर उसको आप हटा भी सकते हो। आईफोन अभी भी करता है ये। आईफोन करता होगा, ठीक है, मना नहीं कर रहा, ठीक है, कर सकते हो। बस मैं ब्लॉकचेन की टर्म से समझा रहा था कि फर्क क्या होता है। इसमें ये कंपल्सरी है कि आप पीछे नहीं जा सकते हो, आगे ही रह सकते हो। अगर आगे चले गए तो पीछे बिल्कुल नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो हार्ड फॉर्क में क्या होता है? हार्ड फॉर्क में आप पुरानी ब्लॉकचेन भी यूज कर सकते हो और नई वाली चेन भी यूज कर सकते हो, दोनों चीजें होती हैं। अब ये मैंने क्यों इसमें फर्क बताया, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ था, उसकी वजह से ये दोनों टर्म्स निकल के आई थी। वो आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में आ रहे हो। इथीरियम, इथीरियम किसी को पता है क्या चीज है? कोई नहीं थी। है ना? अगर बिटकॉइन राजा है ना तो इथीरियम रानी है क्रिप्टो करेंसी की, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट मार्केट कैप होल्डर है इथीरियम। अलग चलती है उससे। हाँ, ठीक है। तो इथीरियम के साथ क्या हुआ था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी डाओ, इसको डाओ बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। इन्होंने इतने पैसे यहाँ पे लगाए थे, इथीरियम की ब्लॉकचेन में रखे थे। अब क्या हुआ था, यहाँ पे हैकर आ गया था और उसने अटैक करके ये पैसा यहाँ से लेके चला गया, हैकर ने। बीच में जब वो आके सब कहते हैं बिटकॉइन स्कैम है स्कैम। हाँ, तो ये इस पे अटैक हुआ था इथीरियम पे, ठीक है। तो उसके बाद जो यहाँ का ओनर है विटालिक ब्यूटरिन नाम है उसका, तो उसने डिसाइड किया अब हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम जिन लोगों को पैसा, देखो इतना पैसा उड़ गया तो ये मेरा एक ब्लॉकचेन का एक वर्जन चल रहा है, तो इधर ये वाला मनी क्या हो गया यहाँ पे लॉस्ट। अब ये पैसा किसी की जेब से निकला है ना, किसी के वॉलेट से निकला है ना, तो यहाँ पे उनके वॉलेट में क्या ये वैल्यू शो हो रही होगी? नहीं हो रही होगी, है ना। बट उसने क्या बोला कि जितने भी पैसे यहाँ नुकसान हुआ है वो सबको वापस कर दो अपनी जेब से। हाँ, अपनी जेब से। बट वो चीज़ यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी अब, क्योंकि यहाँ से तो पैसे निकल गए, तो हम मैन्युअली यहाँ पे प्लस नहीं कर पाएंगे। तो उसने कहा सेम ब्लॉकचेन ऐसे ही बनाओ, पुराने वाला डेटा यहाँ पे आएगा, बस अब वो जो माइनस हुए थे उनको प्लस कर दो यहाँ पे। तो उसने दूसरा कॉइन बनाया, उसने दूसरी ब्लॉकचेन बना दी, फिर अच्छा। अपडेट कर दी। वो जो ब्लॉकचेन थी सारी मिट्टी हाँ, तो एक नई ब्लॉकचेन बन गई पूरी। पुराना रिकॉर्ड था उसमें सारा, बट ये जो लॉस्ट हुआ ना पैसा, वो वहाँ पे लॉस्ट नहीं हुआ। और फिर उसने अपनी जेब से डाल के मतलब अपडेट कर दिया। करेक्ट, अपडेट कर दिया और फिर ब्लॉकचेन दोबारा कंटिन्यू हो गई। तो इसीलिए आप दो टाइप के कॉइन सुनोगे अगर आप कॉइन मार्केट कैप में जाओगे ना, तो एक आप पढ़ोगे इथीरियम क्लासिक, एक आप पढ़ोगे इथीरियम। तो हमेशा याद रखना, दो कॉइन आपको कई बार मिल सकते हैं, इथीरियम क्लासिक और इथीरियम। तो इथीरियम जो है वो नया वर्जन है, बेटर वर्जन है। क्लासिक मतलब जो हैक हो गया था। ओके। तो इसीलिए क्लासिक सुन के कभी भी उस पर इन्वेस्ट मत कर देना कि क्लासिक है तो अच्छा लग रहा है, नहीं, वो पुरानी ब्लॉकचेन है, ओल्ड टेक्नोलॉजी पे रन हो रही है। तो ये फर्क इसलिए मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अभी क्या हुआ था, अभी एक बार मैं बात कर रहा था किसी से, तो किसी ने बोला बिटकॉइन कैश बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, तो मैंने फिर बोला था बिटकॉइन कैश अच्छा नहीं है, ठीक है। तो उसका रीजन था बिटकॉइन कैश अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे भी फॉकिंग हुई है। बिटकॉइन की चेन को भी किसी ने दोबारा से अपडेट करके एक नई चेन बना दी, उसका नाम था बिटकॉइन कैश, ठीक है। बट बिटकॉइन कैश इंप्रूवमेंट के लिए किया गया था, बट बिटकॉइन तो बिटकॉइन है, वहां पे लोग बिटकॉइन पे भी पैसा लगाते हैं। बट इथीरियम के केस में लोग इस वाली चेन को यूज करते हैं, सेकेंड वाली इथीरियम को। ऐसे ही ना टेरा लूना करके एक नाम है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ था टेरा लूना ब्लॉकचेन पे, तो उसमें भी आप पढ़ोगे टेरा लूना और टेरा लूना क्लासिक। तो जब भी आप ये दो वर्ड करेंसी देखो ना, आप इथीरियम टाइप करोगे आपको वर्जन खुल जाएंगे, इथीरियम, इथीरियम क्लासिक। तो क्लासिक में नहीं जाना, आपको जो भी लेटेस्ट होगी उसमें पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। ब्लॉकचेन भी हैक हो सकती है, मुश्किल है थोड़ा। देख, हाँ हो सकता है, होने को हो सकता है। इथीरियम हुआ था, लेकिन इथीरियम क्या है, कोड की गई है, राइट। तो कुछ ना कुछ वहाँ बग रह गया था, उस बग का यूटिलाइज कर लिया हैकर लोगों ने। बिटकॉइन वाला सेफ है, बिटकॉइन बिल्कुल सेफ है, क्योंकि बिटकॉइन जो बनी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट कोड के साथ बनी है। ये परफेक्ट कोड के साथ ही बनी थी, यहाँ एक ग्लिच रह गया था। तो अब इथीरियम मतलब सेफ है, अब इथीरियम सेफ है, हाँ ये होगा। अब ये हैक वगैरह कुछ नहीं हो सकता। तो आगे कौन से कॉइन सेफ है, फिर हमें कैसे पता चलेगा? एक्चुअली में बिटकॉइन को छोड़ के कोई सेफ नहीं है, सच्ची बात बोल रहा हूँ, सिर्फ बिटकॉइन ही सेफ है। अगर आप लोग मार्केट हाउ कैन यू बी सो श्योर?
और बिटकॉइन क्या पता उसमें कोई बग रह गया हो। नहीं उसमें कोई बग नहीं रहा सेंट्रलाइज्ड है। नहीं हो होता तो है कुछ और उसमें अभी तक सब निकल चुका होता, वो इतना आगे नहीं, नहीं भाई, सुनो नहीं ना, सुन रहा हूँ। लोग तो जो पीछे पड़े शिद्दत से पीछे पड़े होंगे। बिटकॉइन को कौन हैक नहीं करना चाहेगा सोचो। हाँ लगे होंगे लोग। हाँ, लेकिन नहीं तोड़ पा रहे ना उस कोड को, क्योंकि उसका मैकेनिज्म ही ऐसा बना कोड है। चेंज हो जाता है ना पीछे जाके। कोड चेंज आप लेकिन कर नहीं पाओगे ना। अब ये घर आ जाएगी जिस दिन बिटकॉइन में बग में छेड़छाड़ करने लग गया। अब जैसे HDFC की बैंक का कोड है, ऐप है, वो कोड मुझे मिल जाएगा अभी भी नेट पे, बट क्या मेरे चेंज करने से वो सारा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा किसी का? नहीं हो पाएगा, है ना। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वहाँ पे भी मैकेनिज्म चल रहा है कुछ ना कुछ रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, राजापुरी में हेलीकॉप्टर देखोगे FBI का। ठीक है। ये भी यहाँ का नहीं होगा। तो अब समझ में आया कि क्लासिक वालों को यूज नहीं करना कभी भी परचेजिंग के लिए। ठीक है, तो ये जो 2 टॉपिक थे पढ़ाने का यही मकसद था कि आप लोग क्लासिक वाले कोई भी करेंसी नहीं लोगे अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइन। बिटकॉइन तो बिटकॉइन है, उसको तो लेना है। बाकी न्यू ईयर वर्जन आएगा तो न्यू ईयर वर्जन ही आपको बाय करना है, पुराने वाले बाय नहीं करोगे। गलती से ही बाय करोगे तो फिर वो प्राइस नीचे ही चला जाता है उनका। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये सुना होगा ब्लॉकचेन में बहुत यूज होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक तो है, उसको बंद ही कर देना चाहिए था क्लासिक को। नहीं उन्होंने बोला हम जैसे सेम ऐसा होता है ना, आपने आईफोन 16 निकाल दिया, ठीक है, बट आईफोन 12 भी यूज करने वाले यूजर लोग है ना अभी भी, वो चाहते हैं नहीं भाई 16 यूज नहीं करूंगा, मेरे लिए 12 ठीक है। वो भी बंद ही रहता है कुछ समय बाद। हाँ, लेकिन यूज करने वाले यूजर क्या यूज करना चाहते हैं? ठीक है, मेरे पास फोन पे है, मेरे पास गूगल पे है ना, मेरे पास मर्जी है कि मुझे फोन पे यूज नहीं करना और मैं गूगल पे ही यूज करना चाहता हूँ गोइंग फॉरवर्ड। मतलब क्लासिक भी यूज होता है। क्लासिक भी यूज होता है, वो ब्लॉकचेन अभी भी लाइव है, उस पे भी लोग बैठते हैं, उस पे भी लोग मतलब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बस फर्क इतना है, वहाँ पे उतने डॉलर्स मतलब निकल चुके हैं लोगों के अकाउंट से। अब उसकी वैल्यू बस मीम कॉइन की तरह है, जैसे मीम कॉइन की वैल्यू है, डंप पंप पे डंप हो सकते हैं। हाँ, वो हो सकता है, ठीक है, बट उन्होंने एक फैसिलिटी दे दी है कि पुरानी एज इट इज चलती रहेगी और नई वाली अब ये है इम्प्रूव वर्जन। उसमें सारे मतलब उन्होंने अच्छे से कोड वगैरह परफेक्ट कर दिए। क्या हो रहा है इसमें? ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि ये डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं किसी भी ब्लॉकचेन के, और इसमें क्या होता है, आप प्री डिटरमाइंड कंडीशंस होती हैं, अगर वो मीट हो गई तो ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, इसका क्या एग्जांपल है? ब्लॉकचेन जो है ना, वो कंप्यूटर किस चीज पे काम करता है? कंप्यूटर काम करता है लाइंस ऑफ कोड पे, वो किसी कोड पे काम कर रहा होता है, वो किसी के ट्रस्ट या बातों पे काम नहीं कर रहा होता। कंप्यूटर एक इमोशनलेस, ठीक है, एक थिंग है, राइट। अगर मैं बोलूंगा मेरा नाम सागर है, ठीक है, तो आई शुड हैव अ प्रूफ कि मेरा नाम सागर है, वो मेरी बातों से नहीं मानेगा। अब मैं इस लैपटॉप को यूज कर रहा हूँ तो उसको पता है कि मुझे ही मेरा पासवर्ड पता होगा, राइट, किसी और को तो पता नहीं होगा ना। अगर मेरा पासवर्ड मुझे पता है तो मैं टाइप करूंगा तो अप्रूव कर देगा कि हाँ पासवर्ड सही है, तो सागर ही इस लैपटॉप का ओनर है, उसको मैं एक्सेस दूंगा आगे। तो यहाँ पे होता क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप रूल्स बना देते हो, अगर वो रूल्स मीट हो गए तो आप फिर उस लाइन को एग्जीक्यूट कर दोगे, आप उस पर भरोसा करते हो, ये ट्रस्टलेस चलता है। और एक भी रूल्स जैसे नहीं है, हाँ, तो वो बिल्कुल नहीं अलाउ करेगा आपको जाने के लिए। अब जैसे फोन है हमारे, उसमें फेस आईडी लगा होता है, कई बार होता है फेस आईडी पे वो अप्रूव नहीं करता, तो आपके पास क्या होता है, वो पिन कोड होता है डालने के लिए, तो उससे आप इसको बोलते हो कि भाई पिन कोड तो फेस मैच नहीं हो रहा बट पिन कोड मुझे पता है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए हैं, वो अप्रूव कर देता है, आप उसे यूज कर सकते हो। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कोड का कि अगर आपने कंडीशंस मीट की तो हम आपको अलाउ कर देंगे। अलाउ किस चीज़ के लिए करेंगे? कोई भी फंक्शन, कोई भी यूसेज, तेरे घर की चाबी मेरे पास नहीं है। जैसे ब्लॉकचेन में मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, ब्लॉकचेन में मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी को पैसे भेज रहा हूँ, तेरे पास कोड है, मेरे को चाहिए। तो कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं ना। पहली चीज क्या होती है, अगर मैं किसी को 100 रुपए ट्रांसफर कर रहा हूँ तो पहला रूल क्या है, मेरे वॉलेट में 100 रुपए होने चाहिए। अगर मैं वो कंडीशन मीट ही नहीं कर रहा तो क्या मैं सेकंड लेवल पे जा पाऊंगा? नहीं। पर पहली कंडीशन में मीट कर पा रहा हूँ तो सेकंड कंडीशन क्या होगी कि मुझे अपना यूपीआई पिन या प्राइवेट पिन जो भी होता है वो चाहिए होगा। अगर वो मीट हो जाएगी तो क्या मेरी वो पेमेंट पहुंचेगी अगले तक? पहुंचेगी ना, राइट। तो ये सब किसके थ्रू हो रहा है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो रहा है कि अगर आप इनिशियल रूल्स को फॉलो कर रहे हो और वो क्राइटेरिया मीट हो रहा है
तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा आपका। ठीक है, तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कई बार आप नाम सुनोगे, तो कल को आपको कोई बोले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है ब्लॉकचेन में, आपको तो क्रिप्टो करेंसी आती है, तो आपको जवाब क्या देना है, ये रूल्स होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, अगर वो मीट हो गया तो ही ट्रांजैक्शन आगे होगी और एल्स वो ट्रांजैक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है ब्लॉकचेन को हम कैसे यूज कर सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक कंपनी है, कंपनी का एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पे, कॉफी कंपनी है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाती है सप्लाई चेन में। सप्लाई चेन के बारे में पता है किसी को क्या होता है? सप्लाई की चेन होती है, मान लो कोई भी प्रोडक्ट अगर मेरे घर तक पहुंचना है या स्टोर तक पहुंचना है तो उसे सर्टेन टेस्ट पास करने होते हैं, तब जाके वो मेरे पास तक आता है। ठीक है, तो ये क्या पूरी सप्लाई की चेन है। कभी भी ऐसा नहीं होगा सीधा डायरेक्ट खेत से मेरे पास मेरे घर तक सामान आ जाएगा, नहीं, बीच में बहुत सारे लोग होंगे, उनसे होके गुजरना पड़ता है उस सामान को, जैसे हम ऑर्डर करते हैं। हाँ, तो वो लोग भी पास करेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, इसका एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। अमेजोन से आपने ऑर्डर किया शू अपने लिए, आपने बोला था मुझे 8 नंबर का शू चाहिए, आपने बोला मुझे ब्लैक कलर का शू चाहिए, तो जो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर है पहले वो चेक करेगा क्या ये 8 नंबर का जूता है जो मैं सप्लाई करने वाला हूँ, चेक करेगा क्या इसका कलर ब्लैक है, क्या ये वही प्रोडक्ट है जो बंदे ने ऑर्डर प्लेस किया है। हाँ, इफ वो सारे क्राइटेरिया मीट हो गए तभी वो आपको ऑर्डर को आगे गोइंग फॉरवर्ड भेजेगा, और एल्स वो नहीं भेजेगा। ठीक है, तो ये चीज में भी इंसान लेकिन गलती कर देते हैं, तभी आपके पास ऑर्डर गलत आता है। बट कंप्यूटर इस चीज में पक्का होता है, वो कभी गलतियां नहीं करता। अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए या चेकलिस्ट मतलब उसकी चेक होती जा रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। बीच में इंसान चेंज कर लेते हैं। हम्म? इंसान भी चेंज कर लेते हैं। हाँ, इंसान से गलती हो जाती है। मैं ब्लैक कलर का शू ऑर्डर करूँ कभी कभी ग्रीन आ जाता है मेरे पास, है ना, तो इंसान गलती करता है। सादा भाई ग्रीन पहन के आओ मार लगा। ठीक है, बट लेकिन क्या कंप्यूटर, क्या ब्लॉकचेन गलतियां करेगी? नहीं, ये तभी अलाउ करेगी कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी तरीके का ऑपरेशन अगर यहाँ पे क्राइटेरिया मीट होगा तो। जैसा ऑर्डर देंगे वैसे फॉलो करेगा वो। हाँ, वो अपनी तरफ से कुछ भी एडिट नहीं करेगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी था। तो आज आप सब लोगों ने कुछ नई टर्म्स पढ़ी ब्लॉकचेन से रिलेटेड। अब आपको कोई बोलेगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा तो आप आंसर कर सकते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। अगर आप